हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? अनुज, गिरीश, विजय, कार्तिक, रूही, विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बता दो, क्या मेरी ऑडियो वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है? और अगर हाँ, तो क्या करेंगे सर? वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, अच्छे बच्चे की तरह वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। सर कैसे? वीडियो को लाइक करके, ठीक है? सो क्विकली पुट इन योर अटेंडेंस एंड लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन। सो दोस्तों, जैसा आपको पता है, सीए इंटर ऑडिट की आरटीपी आ चुकी है फॉर जैन 26 एग्जाम्स, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमको दिवाली पे मुहूर्त सेशन करना था, तो मैंने सोचा इसके जितने भी बढ़िया वाले एमसीक्यूज हैं, ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यूज हम इस सेशन में कवर करके चलें, ठीक है? फिर अपना अपना दिवाली पूजा पे चलेंगे और मज़ा आ जाएगा। ऑल सेट? यस सर। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केस सिनेरियो के साथ। अच्छा, केस सिनेरियो करने के लिए क्या केस सिनेरियो पढ़ना पड़ता है या डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं? सर डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं, मज़ा आ जाता है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, कंसिडरिंग द डिलेमा ऑफ जे described in the case scenario, which of the following statement is most appropriate? आपको बताना है सबसे सही क्या है। तो पहले कहता है ओनली द ऑडिट स्ट्रेटेजी नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। कहता है स्ट्रेटेजी छोड़ो, सिर्फ प्लान नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। कहता है दोनों को डॉक्यूमेंट करो, स्ट्रेटेजी को भी प्लान को भी। एंड लास्ट ऑप्शन कहता है स्ट्रेटेजी को भी, प्लान को भी, और अगर आप इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज करोगे तो वो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो मुझे बताओ कौन सा वाला बेटर है? ए बी सी डी, किसके साथ जाएगी जनता? सबने एकदम सही कहा, ऑप्शन डी। सर हम तीनों चीजों को डॉक्यूमेंट करते हैं, स्ट्रेटेजी को भी, प्लान को भी, और उसके सिग्निफिकेंट चेंजेस को भी। एंड चेंजेस के साथ साथ हम ये भी बताते हैं रीजंस फॉर चेंज क्या था, और रीजंस के बाद हम ये भी बताते हैं व्हाट इज द फाइनल प्लान और स्ट्रेटेजी दैट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। तो हम तीनों चीजों को डॉक्यूमेंट करेंगे एंड दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। तो ये आपके चैप्टर 2 ऑडिट प्लानिंग का क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन 2 पे। गाइड सीए के regarding the most appropriate statement concerning about sufficient appropriate evidence as described in the case scenario। सर इन्होंने sufficient appropriate evidence के बारे में क्या बोला है? ये कहता है यहां sufficient and appropriate के बारे में कुछ नहीं है। यहां पे भी इन्होंने कुछ प्लान और स्ट्रेटेजी की बातें कर रखी है। अनदर टीम मेंबर के has understood the meaning of sufficient and appropriate evidence while doing the audit. However, he is wondering over obtaining the sufficient appropriate evidence in case of assurance engagement which are not in the nature of audit। सब मुझे एक बात बताना, हमने जब चैप्टर 1 पढ़ा था उसमें पढ़ी थी अश्योरेंस इंगेजमेंट। ओके सर, अब अश्योरेंस इंगेजमेंट दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जैसे कि ऑडिट और रिव्यू। एक होती है अदर अश्योरेंस इंगेजमेंट। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस क्या सिर्फ ऑडिट के लिए चाहिए होता है या फिर सबके लिए चाहिए होता है? प्लीज गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ ऑडिट के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए, या हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस सबके लिए चाहिए? बता दो, प्लीज टेल मी। राइट आंसर इज सबके लिए चाहिए सर। हमको ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस सबके लिए चाहिए, चाहे आपका ऑडिट हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, या कोई और अश्योरेंस इंगेजमेंट हो, सब में हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए होता है। तो अगर आप यहां पे देखोगे 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, साथ में रीड करते हैं, देखते कौन सा बच्चा सही जवाब बताता है। कहता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड ओनली इन केस ऑफ ऑडिट। It is to be obtained in audit engagement, review engagement and engagement involving examination of PFI। ये तो सही लग रहा है सर। It is to be obtained in audit engagement and review engagement। It is to be obtained in all audit engagement। सर क्या मैं बोल दूं ये सिर्फ ऑडिट की बात कर रहा है? ये गलत हो गया। ये ऑडिट और रिव्यू की ही बात कर रहा है? ये भी गलत हो गया। और ये भी सिर्फ ऑडिट की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया। बी आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर है? पक्का? पक्का सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। एडवाइस के रिगार्डिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर डॉक्यूमेंटिंग द मटीरियलिटी। हमने जब ऐसे 320 पढ़ा, ठीक है सर,
विच टॉक्स अबाउट मटीरियलिटी। तो मैंने आपको कहा था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मटीरियलिटी में क्या आएगा, जो भी आपने मटीरियलिटी बनाई है किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए और पर्टिकुलर एबीसीडी के लिए, वो डॉक्यूमेंट होगी। इसके साथ साथ जो इसकी छोटी मटीरियलिटी होती है जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, अगेन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और डिस्क्लोजर, ये भी डॉक्यूमेंट होगी। इसके अलावा आपने अगर इसमें कुछ रिवीजन किया है, if you have revised the materiality, that revision of materiality also needs to be documented। तो तीन चीजें डॉक्यूमेंट होती है, मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एबीसीडी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एबीसीडी, एंड साथ ही साथ इफ देयर इज अ रिवीजन इन मटीरियलिटी दैट नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। तो आप मुझे बताओ, कहता है मटीरियलिटी विल बी डॉक्यूमेंटेड, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी विच इज सेट एट मोर देन द मटीरियलिटी, दूसरे ऑप्शन में लिखा लेस देन द मटीरियलिटी, एंड तीसरे में कहता है एट पार देन द मटीरियलिटी, बी सी डी। अगेन टेल मी विच वन इज द राइट आंसर। क्या परफॉर्मेंस मटीरियलिटी मटीरियलिटी के नीचे होती है, ऊपर होती है या इक्वल होती है? देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब बता, फटाफट। अभी मजा आएगा ना बिड़ू। सबने एकदम सही जवाब बताया। सर हमारी अगर मटीरियलिटी यहां है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी नीचे होगी, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी नीचे होगी ताकि हम टेस्टिंग बढ़ा सकें। तो सिंपल सी बात है भैया, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी सेट एट लेस देन द मटीरियलिटी एंड इट नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड अलोंग विद मटीरियलिटी ऑफ 75,000। इजी पीजी, इजी सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स द थ्री पार्टी रिलेशनशिप इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म? कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं थ्री पार्टीज क्या होती है? ये हमने अश्योरेंस एंगेजमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा था, अगेन चैप्टर 1 का टॉपिक है। सर तीन पार्टीज बड़ी सिंपल होती हैं। एक होती है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन बनाती है, ठीक है सर। उसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिशनर, जिसको आप कह सकते हो ऑडिटर, जो उसका ऑडिट करता है। एंड तीसरी पार्टी होती है इंटेंडेड यूजर्स। सर ये कौन होते हैं? जिनके लिए रिपोर्ट इशू की जाती है, जिनके लिए रिपोर्ट इशू की जा सकती है। तो आप कह सकते हो ये होती हैं तीन पार्टीज। तो अगर कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हो रहा है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होगी? सर जो पार्टनर्स है, जो मैनेजमेंट है। तो अगर आप देखो ऑप्शन पार्टनर्स और मैनेजमेंट, दूसरा इसका ऑडिटर हो गया, तीसरा हो गए इंटेंडेड यूजर। तो अब देखो यहां पे तीनों में कहां पे चीज मैच हो रही है। अगेन ऑडिटर का नाम क्या है? अनुज एंड एसोसिएट। सर अनुज एंड एसोसिएट आर द ऑडिटर, ठीक है, ठीक है सर। अब बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले मैं कहता है अनुज एंड एसोसिएट, मैनेजमेंट और पार्टनर्स ऑफ द बडी एंटरप्राइजेस। बडी एंटरप्राइजेस क्या पार्टनरशिप फर्म का नाम है? बडी एंटरप्राइजेस कहां लिखा है भैया? बडी एंटरप्राइजेस, ये रहा, अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, बिल्कुल सही। ये फर्म के मैनेजमेंट हो गए, मेंबर्स हो गए, ठीक है। एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी कहां से आ गई? ठीक है, बाकी लोग भी तो हो सकते हैं ना, सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी थोड़ी इंटेंडेड यूजर। उसके बाद इंडिविजुअल टीम मेंबर्स असिस्टिंग सीए अनुज। सर नहीं, पूरी फर्म लेंगे। अनुज एंड एसोसिएट, मैनेजमेंट और पार्टनर्स ऑफ द फर्म एंड बैंकर्स। हम बैंकर्स को क्यों लें, हम तो सारे के सारे इंटेंडेड यूजर लेंगे। एंड द लास्ट ऑप्शन सेज ऑडिटर, management or partners of the firm and intended user. So right answer becomes what? Sir, the right answer becomes option D. सबने एकदम सही बताया सर, डी आंसर विल बी द राइट आंसर। ऑडिटर भी आ गया, मैनेजमेंट भी आ गई, और तीसरा क्या आ गया? मैंने कहा तीसरा आ गए इंटेंडेड यूजर। गुड क्वेश्चन, यस सर, गुड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 सारे बच्चे मेरे साथ सॉल्व करके बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ड्रॉइंग पावर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो? तो ड्रॉइंग पावर की अगर मैं बात करूं, लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने बात कर रखी है। कहता है ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 December 24, वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स डिक्लेयर्ड बाय द फर्म इज 10 lakhs एंड द मार्जिन इज 20%। सारे बच्चे जल्दी से बताओ ड्रॉइंग पावर कितनी आएगी? व्हाट इज द ड्रॉइंग पावर हेयर?
10 लाख के स्टॉक पे 20% का मार्जिन, कितनी ड्रॉइंग पावर है, कितना पैसा मैं विड्रॉ कर सकता हूँ वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए? बिल्कुल सही। भले ही आपको पढ़े हुए टाइम हो गया, बट मेरे को लगता है ये तो बेसिक चीज है। 10 लाख पे 20% मार्जिन काटा, कितना बचा? 8 लाख रुपए। सही आंसर है, सही आंसर है सर, ये तो बड़ा आसान था। मैंने कब कहा मुश्किल है? यही राइट आंसर है। ड्रॉइंग पावर इज 8 लाख, फर्म कैन विड्रॉ द फंड्स अप टू 8 लाख रुपीज। फर्म कहीं ना कहीं 8 लाख रुपए तक पैसे विड्रॉ कर सकती है। अच्छा, मैं इसमें आपके साथ एक गेम खेलूं? हाँ सर, ये आपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके सर। अगर यहां पे सैंक्शनड लिमिट ये 5 लाख रुपए होती, तो ऐसे केस में मैं टोटल फंड्स कितने विड्रॉ कर सकता हूं? ठीक है, मैं यहां पे कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूं? क्या मैं अभी भी 8 लाख ही विड्रॉ कर सकता हूं, या मैं कुछ और विड्रॉ कर सकता हूं? ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगर सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, ड्राइंग पावर जो आपने कैलकुलेट करी वो तो 8 लाख निकल के आई, बट आपकी सैंक्शन लिमिट अगर सिर्फ 5 लाख है, तो आप कितना विड्रॉ कर सकते हो? सेशन खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? मुझे पता चल जाएगा कितने समझदार बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे ये देख रहे हैं। ठीक है, अभी चैट बॉक्स में सब सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, ढेर सारी तालियां। ग्रेट। अरे भाई किधर गया ये सेशन, किधर चला गया? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लग गए, क्या से क्या हुआ? यहाँ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अभी सही चल रहा है सेशन? ऑल गुड? यस सर। अब आ जाओ मेरे साथ। अब सर कुछ जनरल जनरल एमसीक्यूज हैं, 3 एमसीक्यूज हैं, उसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ जनरल एमसीक्यूज की तरफ हम जाएं तो सबसे पहले क्वेश्चन 6, ये आप ही मुझे बताना क्या आंसर होगा। Auditor of the company notices that the company is expanding the operation to the North India states of financial year 24-25, ठीक है सर, बट द रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कह रहे कंपनी अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रही है, बट जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो आज भी सेम है, वो आज भी सेम है। तो कहीं ना कहीं टू हैंडल द इंक्रीज ट्रांजेक्शंस, ऑडिटर को लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द इंटरनल कंट्रोल। तो ये बताओ ये कौन सी रिस्क है? What is this risk called that the internal control of the entity will not be able to prevent, detect or correct the material misstatement? Detection risk, control risk, inherent risk or audit risk? ऐशानी, रुद्रा, निखिल, शाबाश सर, इट इज अ कंट्रोल रिस्क। इजी। अब आ जाओ क्वेश्चन 7 पे। Auditor of XYZ Limited performed the procedure to get sufficient and appropriate evidence covering each and every area of the financial statement of the company by 20th July 25. Before signing the report on 16 September, auditor become aware of fire incident on 10th August 25, destroying a large part of inventory. कहता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज केस में क्या क्या है? तो सारे बच्चे एक बात बताना, अगर मैं आपके सामने फोटो ड्रॉ करूं 31 मार्च 25, ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या है? 16 सितंबर 25, दिस इज द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आग कब लगी सर? 10 अगस्त को। 10 अगस्त 2025 को क्या लगी? मैंने कहा यहां पे लगी आग। तो सबसे पहले ये कौन सा इवेंट है? फटाफट बताना चैट बॉक्स में। इज इट अ एडजस्टिंग इवेंट और अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जिसका सिर्फ डिस्क्लोजर देने की जरूरत है? विपुल तुम आंसर तो दो, तुम्हारा नाम लेंगे नलायक। निखिल ने सही जवाब बताया, तरनवीर ने सही जवाब बताया, बाकी सारे के सारे नलायक हैं। कह रहे हैं एडजस्ट करेंगे। क्या एडजस्ट करोगे यहाँ पे? ठीक है, मैं बताऊं ना, ऑडिट तो ठीक है, तुम्हारा तो अकाउंट्स भी बिगड़ा हुआ है,
अकाउंट्स में बिगड़ा हुआ है। अभी आकाश सर यहाँ पे होते तो वो भी देख के बता नहीं क्या करते, कहते हैं यार कैसे बच्चे हैं भाई। यहाँ पे एडजस्टमेंट किस चीज की करोगे? क्या फायर की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे थी? नहीं। यहां पे सर जो कंडीशन थी वो बैलेंस शीट डेट के बाद आई है, और जब बैलेंस शीट डेट के बाद कंडीशन आती है तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसके केस में उसको बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एंड इसका हमको यहां पे सिर्फ डिस्क्लोजर देने की जरूरत है। जितने भी बच्चों ने गलत जवाब दिया फटाफट सॉरी बोलो चैट बॉक्स में। कह रहे अकाउंट्स पढ़े हुए टाइम हो गया। भाई तुमको सब पढ़े हुए टाइम हो गया, नलायकों वाली बातें नहीं करनी, जल्दी से सॉरी बोलो, ये गलती नहीं करनी। बोलो सॉरी सर। ग्रेट। अब सर आपको अगर इस तरह के इवेंट्स मिलते हैं तो ऐसे 560 ने क्या सिखाया था? ऐसे 560 ने सिखाया था वी हैव टू डू द प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई द इवेंट। हमें कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना है कौन से इवेंट है जिसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। ठीक है सर। अब सर जब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई करने की, तो आइडेंटिफाई करने के लिए शुभम सर ने कई सारे प्रोसीजर सिखाए थे। आप मैनेजमेंट से उनका प्रोसीजर अंडरस्टैंड करो, फिर आप उनसे इंक्वायर करो कि उनको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला क्या। इंक्वायर करके बोर हो गए तो मैंने कहा था रीड करना। सर रीड क्या करेंगे? हम रीड करेंगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हेल्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। दूसरा, अगर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं इफ एनी, तो इनको आप रीड कर सकते हो। आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिल गया विच रिक्वायर्स एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर, तो आपने देखना है अगेन उसका एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं। एंड लास्ट में हम क्या लेते हैं? शेरा वाली अंबे माँ, माता रानी माता जगदम्बे माँ। आखिरी में क्या लेंगे? हलवा और चने, यानी हमारी प्यारी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। यही तीनों चीजें करते हैं। हाँ सर, आइडेंटिफाई किया, अगर कोई इवेंट मिला तो देखो वो एडजस्टेड डिस्क्लोज है कि नहीं, और आखिरी में लेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो अब देखो इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स लिख रखे हैं। कहते हैं परफॉर्म द प्रोसीजर्स दैट ऑल द इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट विच रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर आर आइडेंटिफाइड। तो आइडेंटिफाइड वाला पॉइंट मिल गया। इफ सच इवेंट्स दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर आर आइडेंटिफाइड, तो देखो दे आर प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वाला पॉइंट भी सही है। और आखिरी में क्या लेंगे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो क्या मैं बोल दूं 1 2 3 तीनों की तीनों चीजें लेनी है? हाँ सर। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 1 2 3, तीनों की तीनों चीजें हमें यहां पे लेके चलनी है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विद दिस द सेशन विल बी डन 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 डन। ये कहता है जब मैं ऑडिट कर रहा था संध्या लिमिटेड का, जिसकी टर्नओवर है 200 करोड़ और बोरोइंग्स हैं बैंक से 50 करोड़, ऑडिट टीम इज डिटरमाइनिंग दैट द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द डेट। यहां पे किस पे फोकस कर रहे हैं? डेट। डेट बोले तो ओ ये क्या कर रहे हो सर? डेट बोले तो बोरोइंग्स, ये एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, दे शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, एंड ऑल्सो वेरीफाई कि जो लोन का बैलेंस है, ये आपने बैलेंस किससे चेक करना है? जो इसका सैंक्शन लेटर और लोन एग्रीमेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लोन बैलेंस की बात करूं, इट इज अ बैलेंस शीट आइटम यानी अकाउंट बैलेंस। मैं कौन सी अजर्शन चेक कर रहा हूं? सर अकाउंट बैलेंस में 4 अजर्शन होती हैं, ERCV, एग्जिस्टेंस, राइट, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। ठीक है सर। अब सर सवाल आता है कौन सी अजर्शन चेक हो रही है? अगर मैं बैलेंस चेक कर रहा हूं, सर बैलेंस चेक कर रहे हो यानी यू आर चेकिंग द वैल्यू, तो वैल्यू वाली अजर्शन चेक हो रही है, यू आर चेकिंग द वैल्यूएशन। इजी पीजी इजी सर। अगर हम कॉमन सेंस से चलें तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन इजीली हम एग्जाम में टिक कर सकते हैं और वैल्यूएशन ही सही आंसर है। अब सर डाउट सपोर्ट में मेरे पास एक बच्चा आता है और मुझे कहता है सर एक बात बताओ, जब आपने हमको आइटम्स ऑफ एफएस पढ़ाया और इसमें बोरिंग्स बताया, इसमें जब हमने एग्जिस्टेंस चेक करी तो एग्जिस्टेंस में भी लोन एग्रीमेंट था। यहां भी लोन एग्रीमेंट दे रखा है, एग्जिस्टेंस में लोन एग्रीमेंट है। जब मैंने आपको वैल्यूएशन बताई कि करेक्ट अमाउंट पे है, तो यहां पे भी सर लोन एग्रीमेंट है। तो कैसे पता चला? मैंने कहा भैया दो चीजें हैं, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। ठीक है सर। पहली बात तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी और मेथड वाली जो चीजें हैं कि ये अप्रोप्रिएटली अप्लाई होनी चाहिए, ये वैल्यूएशन से रिलेटेड होती है, तो ये वैल्यूएशन ही आएगा। दूसरा आंसर मैं चाहता हूं आप लोग मुझे चैट बॉक्स पे बताओ,
यहां पे लिखा है एग्री द लोन बैलेंस विद द लोन एग्रीमेंट, यहां पे भी क्या लोन बैलेंस लिखा है? द आंसर इज नो। यहां पे सर बैलेंस की बात ही नहीं हुई। यहां क्या कहता है? जो डिटेल्स है बैलेंस के अलावा, बैलेंस के अलावा क्या डिटेल्स है? इंटरेस्ट रेट, नेचर ऑफ द लोन, रीपेमेंट टर्म्स। मतलब बैलेंस को छोड़ के बाकी दुनिया की जितनी जहान की चीजें हैं वो सब हम लोन एग्रीमेंट से चेक कर रहे हैं। तो जितने भी बदमाश बच्चे रट्टा लगा के जाते हैं ना, ठीक है, एग्जाम में ऊ हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए ऊ। थोड़ा सा भैया लॉजिकली चलना। अगर आपसे बोलता है कि मैं लोन एग्रीमेंट के साथ इंटरेस्ट रेट चेक कर रहा हूं, ठीक है, रीपेमेंट पीरियड चेक कर रहा हूं, नेचर चेक कर रहा हूं, तो क्या आएगा? एग्जिस्टेंस चेक होगा। यानी मैं चेक कर रहा हूं लोन एग्जिस्ट करता है कि नहीं थ्रू द लोन एग्रीमेंट। बट अगर मैं लोन एग्रीमेंट में इसकी अमाउंट चेक कर रहा हूं, आई एम चेकिंग द बैलेंस ऑफ द लोन, यानी मैं अमाउंट चेक कर रहा हूं। अमाउंट का मतलब है वैल्यूएशन, कि ये सही से वैल्यूड है या नहीं। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? सो इसी के साथ हमारा ये आरटीपी का सेशन कंप्लीट होता है। मैंने आपको बातों बातों में, ठीक है, बातों बातों में 20 मिनट के अंदर अंदर 8 तड़कते भड़कते एमसीक्यूज करवा दिए। आपकी आरटीपी जैन 26 के 8 तड़कते भड़कते एमसीक्यूज करा दिए। सर लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो, लर्निंग इज वेरी सिंपल। चुपचाप नोट्स और क्वेश्चन बैंक को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, अच्छे से उनको पढ़ो। अगर वो आप कर लेते हो तो भैया एग्जाम में धुआंधार नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। That's it for right now. Thank you so much everyone for joining for this session. कहीं ना कहीं दिवाली के दिन भी आपने टाइम निकाला अपनी पढ़ाई के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेट मी टेल यू, इसी तरह अगर आप मन लगा के पढ़ते रहोगे, आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बार अगर आप इंटर के एग्जाम क्लियर करते हो और फाइनल की ओर आगे बढ़ते हो, फिर सर आपकी आर्टिकलशिप शुरू होगी। कहीं ना कहीं फाइनल के एग्जाम्स भी आप फटाफट क्लियर कर लोगे। एंड वंस यू क्लियर दिस होल जर्नी, यू पीपल आर रेडी, यू पीपल आर रेडी टू अर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। फिर आप कहीं ना कहीं रेडी हो जाओगे अपनी जॉब के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए। एंड जब आप उस सब चीज़ों के लिए रेडी हो जाओगे, तो फिर भैया ढेर सारा पैसा ही पैसा होगा, ढेर सारे पैसे आप कमाने वाले हो। एंड फिर सर घर में ढेर सारी लक्ष्मी भी आएगी। तो जो टाइम अभी आप अपनी पढ़ाई के लिए लगा रहे हो, ये वेस्ट नहीं होगा। ये टाइम आपको आगे जाके कई सारे रिटर्न्स देने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मज़ा आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह की और वीडियोस के लिए डू स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड दैट्स इट फॉर राइट नाउ। यूँ ही खुशी खुशी मन आगे पढ़ते रहो। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।